नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईपीएस से करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दिल से कवि भी हैं तो वैसे पुलिस अधिकारी। हम बात कर रहे हैं प्रवीण कुमार की, जो मेरठ के आईजी हैं। प्रवीण जी, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये उनका दफ्तर है और एक परेशानी है, अगर जो लोग पुराने ज़माने के होंगे ना, वो याद करते होंगे कि पहले कॉमिक्स में एक छोटू जी और एक लंबू जी टाइप का आता था मामला कॉमिक्स में। तो प्रवीण कुमार की हाइट बहुत है और हम थोड़े हाइट में उनके मुकाबले कम हैं, इसीलिए हम लोग खड़े होकर बात करना मुश्किल होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, चलते हैं हम लोग लॉन में, वहीं आपसे बात करेंगे, जानेंगे। आइए प्रवीण जी। अब उनके ऑफिस से, यानी प्रवीण कुमार के ऑफिस से हम बाहर निकल आए हैं। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, यानी मोटे तौर पर कहें तो 20-21 सालों का अनुभव हो गया प्रवीण बाबू। बिल्कुल। इस अनुभव में उतार भी रहा होगा, चढ़ाव भी, धूप छाँव, खट्टा मीठा, सब कुछ। लाइफ है, चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर से देश और समाज के बीच में काम करना होता है तो हर तरह की चुनौतियां आती हैं और हर तरह के लोग मिलते हैं और उनको हर तरह से डील करने का या उनसे व्यवहार करने के मौके भी आते हैं। ये तो लॉन आपका बड़ा अच्छा है, इसमें आपको बैठ के कभी लुत्फ उठाने का या कुछ फुर्सत के पल गुजारने का मौका मिलता है? बहुत कभी कभार ये अवसर आता है, लेकिन आता है तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं आपके साथ। आइए प्लीज़। बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, लेकिन मौसम सुहावना है, बातचीत अच्छी रहनी चाहिए। क्या प्रवीण बाबू? बिल्कुल। देखिए, आपके चक्कर में ना हमने भी खाकी पुलिस अधिकारी की तरह ट्राउज़र पहन लिए, जूते भी पहन लिए। आधा खाकी का काम आप कैसे भी करते हैं। अरे नहीं, सोशल मीडिया पर। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो यूनिफॉर्म में रहने का आप हैं, ये आईपीएस बनना ही था आपको या ऐसा था कि ये बाय चांस हो गया? क्योंकि कई लोगों के साथ हम बात करते हैं शो में, तो कई लोगों ने कहा कि वो बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और है। तो प्रवीण कुमार के साथ भी ऐसा हुआ या कि बिल्कुल टारगेट था कि नहीं, मुझे आईपीएस ही बनना है? एक सर्विस स्पेसिफिक नहीं, प्रभु से इच्छा थी कि एक ऐसी सेवा में जाने का अवसर प्राप्त हो जहां आम लोगों के लिए, जहां जो हमारे सिटीजन हैं इनके बीच में काम करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो। और मैं अपने को सौभाग्यशाली पाता हूं कि शुरू के 5 साल में यहाँ पर यूपी पीसीएस में मुझे काम करने का अवसर मिला। उसके बाद आईपीएस बनने से पहले आप यहाँ थे पीसीएस? 97 से 2001 तक, और 2001 का जो महाकुंभ था उस समय मैं एसडीएम सदर था इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज है। और उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस में आने के बाद यहाँ पर लगातार हूँ। तो जो भी एक अनुभव का वैविध्य था उसमें अंतिम लाइन यही थी कि पब्लिक से इंटरफेस कैसे हो, कैसे जो प्रॉब्लम्स में अगर हम सॉल्व करने में अपने को ऐसे अवसर मिल जाए जहां हम कोई समाधान कर सके तो निश्चित तौर पर भाग्यशाली। ये जो पब्लिक वाली बात है, ये तो आप किसी भी सर्विस में कर सकते हैं, आप विधायक सांसद बन के भी कर सकते हैं। नहीं, सर्विस में देखिए, सेवा जो हमारे यहाँ ख़ास तौर से भारतीय पुलिस सेवा हो चाहे प्रशासनिक सेवा हो, ये कुछ ऐसी है जहाँ पर आप एक नौकरी भी करते हैं, समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं और बहुत लोगों के कल्याण करने के संस्थागत अवसर प्राप्त होते हैं। निश्चित तौर पर ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा से न जुड़ी हो तो लोग ना इसकी तरफ उतने अभिमुख हो। तो एक तरफ ये सामाजिक प्रतिष्ठा भी जोड़ती है, साथ साथ आपको बहुत कुछ करने का अवसर मिलता है, वो एक अपने आप में। और उस अवसर करने के बाद ऐसे संतुष्टि के पल प्राप्त आप करते हैं तो बाद में आप कभी उसको सिंहावलोकन करें या पुनरावलोकन करें तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति भी देते हैं। प्रवीण कुमार आज की तारीख में मेरठ में आईजी हैं। इससे पहले वो लखनऊ में एसएसपी भी थे, उसके बाद वहाँ डीआईजी भी रहे, नोएडा में एसएसपी रहे, उसी नोएडा में जहाँ फिल्म सिटी में तमाम न्यूज़ चैनलों के दफ्तर भी होते हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, दंगों के बाद उन्हें ख़ास तौर से वहाँ भेजा गया था और मैं उस वक्त फील्ड में ही रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैं लंबे अरसे से व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ प्रवीण कुमार को। लेकिन आज जो हम जानना चाहते हैं वो सिर्फ प्रवीण कुमार आईपीएस ही नहीं, प्रवीण कुमार एक इंसान, प्रवीण कुमार एक कवि। अब कवि के बारे में बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि क्या सारी कहानियाँ हैं। प्रवीण, वो बात जो अधूरी रह गई थी यही कि प्रवीण कुमार आईपीएस अधिकारी कैसे बने? क्योंकि बिहार, यूपी, हिंदी पट्टी के इलाकों में नहीं, ये यूपीएससी की परीक्षा पास करने का, सिविल सर्वेंट बनने का बड़ा क्रेज है।
उनको लगता है कि सत्ता मिलती है इससे, ऐसा कुछ है क्या? मैंने एक शब्द बोला कि आप जब आपको ये तय हो जाता है कि आपको नौकरी करनी है, तो फिर यही तय हो जाता है कि क्यों ना सर्वश्रेष्ठ नौकरी की जाए। तो आपकी जो क्षमता, प्रतिभा जो भी होती है, उसके बेसिस पर आप अपना संधान करते हैं, प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर इन होते हैं इस पर, और फिर आपको उसी बेसिस पे अगर सफलता मिलती है तो आप उस चुनौती को निपटने में आपकी जो सहभागिता हो सकती है उसमें आप एक महत्वपूर्ण कड़ी ये मैंने देखा है कई बार कि जैसा आपके मामले में भी हुआ कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए बिट्स पिलानी से, और इंजीनियर बनने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तरफ चले गए। और जैसा मैंने थोड़ा सा आपके बारे में जाना तो पता लगा कि आपने जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई की थी वो सब्जेक्ट आपके सिविल सर्विसेज में नहीं थे। ऐसा कईयों के मामले में होता है, अधिकतर के मामले में। ये क्या बात हुई? देखिए, इंजीनियरिंग जब आप 12th के बाद बहुत सारे समय पर जब आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि आदमी इतना मैच्योर नहीं होता, बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता। उस समय एक रेस चल रही होती थी, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक है, नंबर आपके ठीक हैं, कोशिश करिए, आप निकलिए। और आजकल एक नया जुड़ गया लॉ करने का, है ना? बिल्कुल, उस जमाने में ये नहीं था, उस जमाने में नहीं था। तो अब लोगों का ये था, तो जाहिर सी बात है बिट्स पिलानी पहुंच गए, वहाँ पर इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग जॉब में अपनी तरफ से कोशिश करने के क्रम में लगा कि नहीं यार, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। हमारे साथ में जो लोग 12th में पढ़ते थे, मैं राजकीय इंटर कॉलेज बांदा का विद्यार्थी रहा हूँ, जो एक पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड के रूप में लोग रहे हैं, जहाँ लेकिन वहाँ की यश कीर्ति और प्रसिद्धि बहुत है। सरकारी स्कूल में थे? हाँ, मैं राजकीय इंटर कॉलेज में GIC बांदा में मैं था। तब GIC बड़ा मशहूर होता था उस ज़माने में था, मतलब मैं तो आज भी उसको उतनी श्रद्धा से देखता हूँ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को। तो वो उसमें जो हमारे साथ लोग पढ़ते थे वो निश्चित तौर पर वो तब उस समय इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ पर लोग तैयारी कर रहे थे। और वहाँ जा कर के मुझे लगा कि यार मुझे इनसे भी क्यों ना मैं इस रास्ते पर मैं भी चलूँ। तो मेरे मित्र थे वहाँ पर, उनसे मैं संपर्क में आया और फिर मैंने सोचा कि जब हमको तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की, तो क्यों ना आत्मनिर्भर वाले विषय लिए जाएं, जहाँ पर आप कहीं कोई दिक्कत में आते भी हो तो स्वावलंबी होकर पढ़ सकें। तो फिर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आदमी शिफ्ट करता है। तो फिर मैं क्या सब्जेक्ट लिया आपने? मैंने उसमें एक पहले पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट लिया, और जो मेरा दूसरा अटैम्प्ट था जिसमें मैं IPS में हुआ हूँ, उसमें मेरा फ़िलासफ़ी और हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट था। फ़िलासफ़ी और हिंदी लिटरेचर। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने कई अधिकारियों से बात की, उसमें कुछ आपके सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, वो ले लेते हैं ज्योग्राफी ले लेते हैं, पब्लिक एड ले लेते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं, और आपने ले लिया हिंदी साहित्य और फिलॉसफी। देखिए, मेरा ये मानना है ये स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्ज़ाम है, यहाँ पर PhD करने वाले के लिए उस सब्जेक्ट में, इस जगह पर कैसे आप अपने को, जो आपने सीखा है, आपने जो पढ़ा है, उसको आप एक लिमिटेड स्पेस में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, यानी अब आपका प्रेजेंटेशन कैसे हो पाता है। तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट जिसमें कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो और स्ट्रेटजिक रूप में आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो, वो मुझे लगता है बेटर था। और चूँकि मैं प्रयागराज में गया उस समय, इलाहाबाद के, वहाँ पर जो हमारा जो एक पीयर ग्रुप था, जो सब्जेक्ट था, उनके आपस में डिस्कशन हुआ। पॉलिटिकल साइंस में रुचि आ गई, पॉलिटिकल साइंस किया, फिर जा करके इंटरनेशनल रिलेशन पर रुचि आई, उसमें पढ़ने लगा। और मुझे लगा कि इसमें सब कुछ आपके पास है, आपके पास यानी आपके पास जो भी सामग्री है वो है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी कि कहीं जा करके दिल्ली में कोचिंग करनी हो, या वो अपना बैठ प्रयागराज में भी कोचिंग सेंटर नहीं, वहाँ पर मैंने कोचिंग नहीं की, बट हाँ ये है हमारे जो साथ में पढ़ने वाले लोग थे, उनके ग्रुप्स थे, तो उनसे आपस में विचार विमर्श, सर्किल बना रखा था, डिस्कशन वगैरह तैयारी करते थे। ये बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे लोग हो जाएं तो बहुत ही बढ़िया इसमें अवसर रहता है इसमें। तो हिंदी लिटरेचर से अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया UPSC में तो मार्क्स मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं मार्क्स तो किसी भी सब्जेक्ट में जाहिर सी बात है, अगर आप जो लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं उसमें से बेटर करेंगे तो जो भी स्केलिंग के फॉर्मूले हैं, जो भी है, उसमें आपको। पर आपके लिए तो दोनों सब्जेक्ट नया था। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, उसके लिए हिंदी साहित्य भी बिल्कुल नया और फिलॉसफी भी नया। अब दो सब्जेक्ट कोई आपको चयन करने हैं तो आपने देखा कि जो आपको सुविधाजनक लग रहा है, आपको कम से कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं, उसको पढ़ करके उसको तैयारी करना है। क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट जो हमने चेंज किया, तब तो मैं SDM सदर इलाहाबाद था, उस समय अल्लाहपुर क्षेत्र में जल प्लावन भी था और मैं लगातार उसमें काम भी कर रहा था।
मैंने लास्ट मोमेंट पर उसमें सब्जेक्ट पहले ही चेंज किया था, मैंने कहा कि उसमें कुछ इश्यूज़ थे, फिर पॉलिटिकल साइंस की जगह फिलॉसफी और हिंदी इसको रखा था। तो मतलब आप नौकरी भी कर रहे थे सरकारी एसडीएम के तौर पे और तैयारी भी कर रहे थे? वो मैंने पहले 96 ऑनवर्ड्स मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और लेकिन फिर एक अंदर से रहता है कि नहीं, यूपीएससी के थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना चाहिए। यूपीपीसीएस में मैंने काम किया है और काफ़ी आत्मसंतुष्टि वहाँ पर भी सेवा करने को मिली, और फिर लगा कि इसको भी आगे देखना चाहिए। उसको एग्ज़ाम दिया वहीं पर रह करके, और एज ए एसडीएम सदर एग्ज़ाम दिया, और इसमें चयन हो गया, तो फिर इसके बाद इस तरफ जैसा आपने कहा कि कोचिंग वोचिंग की नहीं आपने, आप सरकारी नौकरी भी कर रहे थे, तो आपके पास टाइम तो उतना मिलता नहीं होगा। कुछ लोग जो कहते हैं कि पूरा रूटीन लाइफ होता है, 24 घंटे का एक उन्होंने बनाया होता है शेड्यूल, 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसमें से 6 घंटे जीएस पढ़ते हैं, 10 घंटे ऑप्शनल पढ़ते हैं, ऐसा कोई चार्ट होता है क्या? इनिशियल फेज़ में जब आप तैयारी करते हैं तो एक बार तो आपको 8-9 महीने की पढ़ाई कंसंट्रेटेड एफर्ट की रिक्वायर होती है। उसके बाद फिर चीज़ों को कैसे आप चूज़ करते हैं, कैसे आप उसको इंटरनलाइज करते हैं, और कैसे आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप उसका प्रेजेंटेशन कर पाते हैं लिमिटेड वर्ड्स में। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं, नॉलेज और साथ साथ उसका एक्सप्रेशन। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में गए, क्योंकि इंटरव्यू से मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अब तो खैर पैटर्न बदल गया है, ऑप्शनल एक ही रह गया, आपके ज़माने में 2 हुआ करते थे। एक तो आप हिंदी साहित्य से थे, अमूमन होता है कि बिहार यूपी के लोगों की हिंदी भी कमज़ोर होती है। क्या ऐसा कभी लगा कि अंग्रेज़ी के जानकार होने के नाते इंटरव्यू बोर्ड में आपको एडवांटेज होता है, फ़ायदा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोनों इंटरव्यूज़ में, देखिए, इंटरव्यू लैंग्वेज पे बहुत डिपेंड नहीं करता, और वो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे सुन पा रहे हैं, कैसे आप जवाब दे पा रहे हैं, और आपके जवाब फर्दर क्वेश्चन की कोई क्यूरियोसिटी डेवलप करा पाते हैं, तो फिर आप उस लाइन पर वो क्वेश्चंस और इनवाइट करने की कैपेबिलिटी अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा है। कभी कभी आपके क्वेश्चंस, जो आप क्वेश्चन को फेस करते हैं वो, और जो आप उस क्रम में आंसर देते हैं, वो नए क्वेश्चंस इनवाइट करते हैं, और वो आपका एक प्रकार का साइकोलॉजिकल गेम दोनों के बीच में चलता है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन का कैसा आंसर दे रहे हैं कि आपको कोई फर्दर क्वेश्चन पूछे। मुझे लगता है वो एक अलग मनोवैज्ञानिक विषय है। नहीं, बात तो वैसे 20-21 साल पुरानी है, लेकिन सवाल इसीलिए लाजमी है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड में जब आप गए तो किस तरह के सवाल पूछे? कुछ सवाल याद हैं आपको? याद तो होंगे। बहुत सारे इश्यूज़ थे। ये पूछा गया कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन रूटीन है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया उसके बारे में कि भाई अब वो वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको कोई जॉब करना है, तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर मुझे जॉब करना है तो क्यों ना बेस्ट जॉब किया जा सके। जो बेस्ट जॉब आज की ये बोर्ड में भी है, और मुझे लगता है बड़ी स्वाभाविक सी बात है, मुझे नौकरी करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जाहिर सी बात है, जब तक सोशल रिकॉग्निशन और साथ साथ में काम करने के चैलेंजेस कुछ, और जिसे कहते हैं कि हमको एक आत्मसंतुष्टि जिस सेवा में सबसे ज़्यादा मिले, तो जो इस कंट्री का, हमारे देश का जो एक पूरा एक सिस्टम है, जिस तरह से हमारी व्यवस्था परिचालित है, हमको लगा कि ये इसमें करके हम अभी तक जो अपनी क्षमता का बेहतर जो निष्पादन है वो दे सकेंगे, तो निश्चित तौर पर हमने इसको। तो आपको हिंदी से जुड़ा हुआ कौन सा सवाल पूछा गया था? हिंदी से जुड़ा हुआ हमसे कोई सवाल नहीं पूछा। हिंदी से जुड़ा नहीं, फ़िलासफ़ी से बेसिकली फ़िलासफ़ी भी ना करके वो पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी पर ज़्यादातर उसमें था। और उस समय कोalition गवर्नमेंट को लेकर के कि कोalition गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी है, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर क्वेश्चंस थे, वो हम लोग लगातार उस पर बोलते गए। और आप ये होते तो क्या होता, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे जो हाइपोथेटिकल थे। और फैक्चुअली में कुछ गवर्नर्स के नाम रैंडम वे में पूछ लिए गए थे स्टेट के, तो वो छोटे राज्यों के गवर्नर, तो 2-3 याद आया, 2-3 मैं मिस कर गया। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे स्ट्राइक किया है, तो एक ने पूछा कि आपको देर में स्ट्राइक करा है, मैंने कहा बट अल्टीमेटली स्ट्राइक कर गया। तो इस तरह के सिचुएशंस भी आते रहे। तो मुझे लगता है वो भी एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपको अचानक क्वेश्चंस की वर्डिंग आप पर ऐसी हो जाए कि आप नर्वस होते हैं कि नहीं होते हैं, एंड देन फिर आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एनालिटिकल सवालों के बारे में तो कई लोगों ने बताया, पर अचानक से इंटरव्यू बोर्ड में छोटे छोटे राज्यों के राज्यपाल के अचानक कुछ क्विजेज ऐसी पूछ ली जाती है। वो मुझे लगता है उनका भी उद्देश्य होता है कि वो प्रेशर में आने के बाद वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उनका मतलब उसके क्वेश्चन के आंसर का नहीं है कि आपको नहीं मालूम है। मुझे लगता है एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आप
1 मिनट में वो क्विज के लिए यू आर नॉट ए क्विज मास्टर कि आप क्या करके करें, बट वो भी एक साइकोलॉजिकल गेम है जहाँ आपको ये देखा जा रहा है कि आप इस तरह की स्थिति में जब आप कुछ चीज़ों पर आप आंसर देने की स्थिति में ना हो तो आप अपना आत्मबल मनोबल बना पाते हैं और आप सिचुएशन को फेस करने की क्षमता रख पाते हैं कि नहीं। मुझे लगता है ये भी एक पैरामीटर होगा उनके देखने का। अब आते हैं कि आप सिविल सर्विसेज पास कर गए, फिर आप आईपीएस अधिकारी बन गए। सुनते हैं कि यूपी में आईपीएस बनने के लिए भी आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। देखिए वो एक अलग इशू है, वो लिटिगेशन का इशू था और वो मुझे लगता है एक फॉल्टी। आपका रैंक क्या था? 62 ऑल इंडिया रैंक थी, 62 रैंक और यूपी के जितने लोग थे इनसाइडर्स में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। तो उस पर एक क्लेम बनता था कि गिवन सिचुएशन में यूपी काडर होना चाहिए। तो हमने अपने जो लॉफुल राइट थे उसको एक्सरसाइज किया और मतलब आपको उत्तरांचल काडर मिल गया था शुरुआत में जी। और तो आपने कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी। वो हाँ अपने कानूनी हक के लिए अपना एक बात रखी और मुझे लगता है मेरी बात सही थी। तो अंततोगत्वा कैट से, हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुझे रिलीफ और जस्टिस जो है वो मिला था एंड फाइनली मैं यहाँ। तब आपने लॉ तो नहीं किया था? नहीं, तब लॉ नहीं किया था, बट 5 साल एसडीएमशिप के रूप में काम करने का जो अनुभव मिला, यहाँ के सिविल लॉ और रेवेन्यू लॉ के बारे में जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज थी, वो मुझे लगता है आज भी मेरे लिए। लॉ कर चुके हैं? अब दौरान सर्विस इसमें चूँकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इस बीच में सिविल रेवेन्यू लॉ पे काम किया था, फिर क्रिमिनल लॉ पर यहाँ पर काम करने को मिला। तो हमको ये अवसर मिला तो हमने उसमें LLB की डिग्री ली है। मतलब क्या रिटायरमेंट के बाद प्रवीण कुमार वकालत करेंगे? नहीं, इंटरेस्ट था। रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग अभी नहीं है। अभी तो सक्रिय कर्म भाव से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन लॉ का प्रोफेशन खाली इसके लिए नहीं है कि कोई कुछ करेगा। वो अपने आप में कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, सोचने का तरीका, अंततोगत्वा सब चीज़ न्याय की परिधि में आके जाएंगे। तो आपको मुझे लगता है कि बेहतर कार्य को निष्पादन करने के लिए एक बेहतर शिक्षा के रूप में लॉ की अंडरस्टैंडिंग सबकी होती है, तो क्यों ना उसको डिग्री के फॉर्म पे एक इंस्टीट्यूशनल रूप में उसे डेवलप कर लिया जाए तो बेहतर होगा। अब कई ज़िलों में आप SSP रहे, नोएडा आपने कहा, लखनऊ कहा, इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पे। एक का जिक्र मैं करना चाहूँगा, वो है मुजफ्फरनगर का। और जैसा मैं कह रहा था कि वो राइट्स आज भी सबको याद हैं। जब आप गए वहाँ पे दंगे के बाद, तो वहाँ क्या हालात थे? चुनौती सबसे बड़ी क्या थी उस वक्त, क्योंकि बड़ा टफ जॉब था? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है हर वर्ग और हर समुदाय में जो एक कॉन्फिडेंस एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं अगर इरोड हुआ हो, कहीं पर कुछ कमी आई हो, उसे कम से कम समय में कैसे स्थापित किया जाए। क्योंकि किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ पर कानून व्यवस्था प्रभावित हुई हो, वहाँ पर जो प्रशासनिक पक्ष है, जो इंतज़ामिया है, उसकी विश्वसनीयता लोग देखते हैं। और अगर वो क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी बनी रहती है तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मलाइज होती हैं। क्योंकि मुझे पहले कार्य करने का अवसर मिल चुका था, लोग मुझे जानते थे। मुजफ्फरनगर में पहले भी थे? मैं पहले 3.25 साल का मेरा कार्यकाल पहले था और तब ये अविभाजित मुजफ्फरनगर था, यानी शामली भी पार्ट हुआ करता था। तो बहुत सारे लोग जानते थे, हर वर्ग के लोगों से परिचय था। तो जल्दी मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे से संवाद स्थापित करने में प्रभावी रहा और मैं इसको कुछ प्रारब्ध भी मानता हूँ कि लोगों ने इसको अच्छी तरह से सकारात्मक। जब आप गए थे बहुत वोलाटाइल, वो उसमें सभी हमारे जो सीनियर्स थे उनका भी एक हमको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा और साथ साथ में जो पब्लिक, ख़ास तौर से जो आम जन है, उनसे कुछ कह दिया। अगर कर्फ्यू उठाने की बात आई तो खालापार में निकल गए, कह दिया। जब आप गए तब कर्फ्यू लगा हुआ था? उसको जब खुलवाने का नंबर आया और डेड बॉडीज़ जो थी उनका अंतिम संस्कार, इन सारी चीज़ों पर मुझे लगता है कि आम लोगों का जो सपोर्ट और सहयोग जो होता है वो इसमें अभी भी प्रिवेल करता है। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शक्ति अभी भी मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों की, आम जन की, चाहे वो निरक्षर ही क्यों ना हो, उनकी एक चीज़ों के बारे में एक बेबाक राय होती है और उस राय के बेसिस पे लोग एक्ट करते हैं और वही हमारी शक्ति होती है। तो वो एक, और मुझे लगता है हर जगह पे कुछ अच्छे लोग हैं और वो जो अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं उनको किसी भी प्रतिकूल समय पर अगर आपने चैनलाइज कर लिया तो आप निश्चित तौर पर। इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई थी? अब उसके एक लंबे विषय है, उस पर तो जुडिशल कमीशन भी बैठा है और उसकी अपनी निष्पत्तियाँ आई हैं। उस पर विस्तार से बस ये है कि मैंने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ रहती हैं जब ये घटनाएं होती हैं,
कहीं ना कहीं पर कुछ परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन उद्देश्य था कि जो परिस्थितियां जैसे रूप में हैं उसका कैसे समाधान निकाला जाए और कैसे इस पर हम आगे की कार्रवाई करें, उसमें करने का अवसर जैसे आप लखनऊ में थे, आप नोएडा में एसएसपी थे, तो इन सब जगहों पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो जाती है वहाँ पर? अब मेरठ की कहानी तो कुछ अलग है। देखिए, कहीं पर भी पुलिस की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पुलिस और पब्लिक के रेशियो का है। उसी पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस पर मिसमैच करने की जो एक स्थिति है, यानी पब्लिक की एक्सपेक्टेशन यहाँ नाली के विवाद से लेकर के अमुक आदमी ने गाली दे दी से लेकर के मर्डर, लूट, रॉबरी तक, हर सिचुएशन में, और यहाँ तक कि विभागों के बारे में किसी की परीक्षा करानी हो, कहीं पर खाद्य वितरण करना हो, कहीं पर टिकट वितरण करना हो, कहीं उन सब में, तो यानी आपकी रोल बहुत, एक्सपेक्टेशन बहुत हैं, और उस एक्सपेक्टेशन के बाद आप पब्लिक के बीच में उनकी एक्सपेक्टेशंस को संभाल सकें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती किसी भी जगह पर होती है। और अर्बनाइज सिस्टम में और ज़्यादा ये चुनौती आ जाती है, क्योंकि टोटल बाकी सपोर्ट सिस्टम अलग अलग एजेंसीज वर्क करती रहती हैं, और इसीलिए अब कमिश्नरेट सिस्टम के थ्रू इन चीज़ों को और सहूलियत प्रदान की गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे आप जो आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतरें। अब टेक्नोलॉजी एक बीच का काम करती है कि हम उसमें आकर के उसको करते हैं। सीनियर ऑफिसर्स का इंटरफेस उसमें होता है, ऑफिसर्स की क्रेडिबिलिटी उसमें होती है। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर हम उस क्रिटिकल गैप को पूरा कर पाते हैं। लेकिन ये तय बात है कि इस समय पे काफ़ी हम लोगों ने रिक्रूटमेंट्स किए हैं, और आगे भी अगर करके इस गैप को। आज भी ये परसेप्शन क्यों बना हुआ है कि लोग थाने जाने से डरते हैं कि भाई मुकदमा लिखा दें, कुछ कर लें? पुलिस का जो व्यवहार है ना, उस हिसाब से आज भी मतलब पुराने ज़माने का, आपको भी कई सारी वीडियो आ जाती होंगी सोशल मीडिया में, आप भी हैं, देखते होंगे आप इन सब चीज़ों को लेकर। देखिए, दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि पुलिस के व्यवहार की नकारात्मक तस्वीरें स्वतः स्फूर्त वे में प्रचारित होती हैं। ये बात सही है। और जो पुलिस का सकारात्मक पक्ष है, कोविड के टाइम का पक्ष है, बाढ़ के समय का पक्ष है, परीक्षाओं के समय का पक्ष है, त्योहारों के समय पर है, माँ बाप आपको घर में याद कर रहे हैं, पत्नी बच्चे आपको याद कर रहे हैं, आप सड़कों पे ड्यूटी दे रहे हैं, बेटी की शादी 4 दिन बाद है, आप ड्यूटी दे रहे हैं, और उसके बाद अपने कार्य पूरी बखूबी निर्वहन करते हैं। वो चीज़ें खबर कभी कभी आप जैसे प्रबुद्ध जर्नलिस्ट होंगे तो उनके आता है, अदरवाइज ये हाशिए पर रह जाती हैं, क्योंकि बिकता वही है जो नकारात्मक होता है। ऐसी दुर्भाग्य से ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन मैं सिर्फ कहता हूँ, ये मैं एडमिट करता हूँ कि हर संस्था में सुधार की गुंजाइश है, बिहेवियरल ट्रेनिंग की यहाँ पर गुंजाइश है। लेकिन मैं दूसरा एस्पेक्ट ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप इन दोनों में रेशियो, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन और पब्लिक और पुलिस के रेशियो में जब इतना भ्रांति आती है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक चिड़चिड़ापन व्यवहार में कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। वो हम लोगों को एज ए सीनियर अफसर ये जिम्मेदारी होती है कि इनको बिहेवियरल ट्रेनिंग करा करके उसको कैसे सौम्यता प्रदान करें, कैसे उसको बेहतर करें, और सुपरवाइजरी अफसर उस मिसहैप को कैसे न्यूट्रलाइज करें, कैसे किसी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो गया है तो उसको हमको एक मुख्य धारा में बना कर रखें, ना कि वो हॉस्टाइल हो जाए पुलिस के प्रति। ये हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस जगह पे है ना, मेरठ में पूरे यूपी के बारे में कहा जाता है, पूरे यूपी का देश के बारे में कहा जाता है कि मेरठ बड़ा क्राइम प्रोन एरिया है। और मैंने भी जो देखा है ना, रोज़ मतलब एक ज़माने में तो 8-8, 10-10 मर्डर हो जाया करते थे, कम्युनली सेंसिटिव भी है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अपराधियों से निपटना या सांप्रदायिक सौहार्द वाली जो बात है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से सांप्रदायिक मुद्दों और अपराध दोनों के दृष्टिकोण से संवेदनशील रहा है। पिछले कई वर्षों में लगातार ज़ीरो टॉलरेंस पे पॉलिसी पर कार्य किया गया है। उसके सार्थक परिणाम आए हैं। आज कोई ऐसा अपराधी नहीं है जो बाहर हो, ज़्यादातर जेल के अंदर बंद हैं। क्रिमिनल्स में एक खौफ आया है, और ये इम्पॉर्टेंट इशू है कि आप यहाँ पर किसी से पूछेंगे तो एक बताएगा कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शक्ल सूरत काफ़ी हद तक वो नहीं रही जिसके बारे में एक कुख्यात छवि थी। आज लोग पूरी तरह से सक्रिय होकर के अपने रोजगार की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, निवेश के अवसर भी मिल रहे हैं। अरे आपको देखा मैंने, आप कांवड़ियों में फूल बरसा रहे थे। देखिए, मैंने कहा ना, उसके भी दो पहलू हैं। एरियल सर्वेलेंस करती हुई फ़ोटो भी हैं, और हम लोगों ने उसको सैटेलाइट के जितने भी तरीके हो सकते थे हमारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हमने वो भी किए हैं। छतों पर कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है, रोड पे डाइवर्जेंस पे कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है, कहीं कोई
जगह पर अननेसेसरली ट्रैफिक को रोकने की स्थितियां तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी उससे देखी जाती हैं और एरियल सर्वे में सारी चीज़ें की जाती हैं। और अभिनंदन तो एक प्रकार का इन सारी सांस्कृतिक और धार्मिक यात्राओं पे, ख़ास तौर से जब किसी विशेष में लोग जाते हैं तो वो लोग स्थानीय तौर पर उसको आयोजित करते रहे हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कैसे उसको हम अपना एक सर्विलांस का एक बेहतर सिस्टम बना के रखें। हमने ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी बहुत सर्विलांस किया है कि इसके हेलीकॉप्टर के सर्विलांस की अपनी अपनी एक क्या ये सच है? कई लोग शिकायत करते हैं, उनमें जनप्रतिनिधि भी हैं यूपी के विधायक वगैरह, कि जो बड़े अधिकारी हैं फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। आप तो नहीं, देखिए फ़ोन, मैं ये बात मानता हूँ कि हर समय फ़ोन उठा पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। जैसे मैं इस समय आपसे इंटरव्यू पे बात कर रहा हूँ, तो इस समय अगर कोई फ़ोन होगा तो हमारा स्टाफ उठा रहा होगा, और मैं जैसे ही इंटरव्यू से फ्री होगा मैं जितनी भी कॉल्स आई होंगी उनको कॉल बैक करने की कोशिश करूँगा या उनसे बात करूँगा। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं या कुछ ऐसे अवसर हैं, लेकिन हमेशा एक विकल्प आम आदमी को होना चाहिए कि मेरा फ़ोन मैं ये नहीं तो कोई उठाए और उसे अटेंड करे और उसके पश्चात वो उस अफसर को बता दे। और हम एज ए सीनियर अफसर हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको करें और यथासंभव और इसीलिए एक यूपी गवर्नमेंट में 112 का एक वैकल्पिक दिया गया कि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है तो 112 के थ्रू उसकी रिकॉर्डिंग है और उसको हमारा जो फोर्स है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वो पहुंच सके। वो इस आशय से ही इस तरह के, आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्रीज़ में जाएंगे तो ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो इसीलिए हैं कि अगर इमरजेंट सिचुएशन को डील करने के लिए आप उस सर्विस का उपयोग कर सकें। लेकिन कहीं पर आपको कोई और विचारपरक बात अपनी कहनी है तो आप उसको देख करके इसको कराएं। और अगर प्रवीण कुमार IPS अधिकारी नहीं होते तो क्या होते? IPS अधिकारी नहीं होते तो कुछ ना कुछ होते, जो है कि इंसान के रूप में तो वो व्यक्ति हूँ ही, और जो मेरी अंदर क्षमता है इस सर्विस में नहीं होते तो किसी और सर्विस में होते। जाहिर सी बात है, ये IPS अधिकारी नहीं होते तो उसके पहले PCS थे, PCS नहीं होते तो एक विद्यार्थी थे, और मुझे लगता है कि समाज में एक अपना योगदान करने की जो भी क्षमता हमारी है उसके साथ में अपना रह रहे होते, कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर। आप गूगल पे जाएंगे ना और IPS प्रवीण कुमार मारेंगे तो 2 प्रवीण कुमार दिखते हैं। एक तेलंगाना वाले CS प्रवीण कुमार भी, हालांकि अब उन्होंने IPS छोड़ दी है, अब तो वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और दूसरे एक आप हैं। और आपको अगर आप सर्च करें ना तो आपके साथ साथ एक आपके दूसरे खूबी के बारे में भी पता चलता है। उसका मतलब ये है कि शायद आप ही के शब्द होंगे, ये शायरी अदाकारी नहीं है लफ्ज़ों की, परत दर परत एहसास को पिरोना ज़रूरी। आपने लिखा? हाँ, एक मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, वह है एक और मन नाम से। उसमें ये कुछ जो मैं इंजीनियरिंग से लेकर के अब तक की पिछले 30 वर्षों में जो फुटकर समय तो मिलता नहीं है, लेकिन फुटकर कुछ लिख दिया अगर, तो उसको एक काव्य संकलन का रूप दिया है जो हमने प्रकाशित हुआ है। उसमें क्या मिल जाता है? हमने कहा पिछले 30 वर्षों में यदा कदा 30 साल से आप 30 नोट साल कर रहे से हैं। कभी ना कभी कुछ लिख दिया, कुछ पढ़ा हुआ है, कभी स्कैटर्ड पढ़ा है, कभी नष्ट हो गया, कैसे याद है तो पर्चे पर लिख के पॉकेट में रख कभी लिया। कुछ लिखा, कभी डायरी का हिस्सा है। डायरियाँ तो हमेशा से लेखन का विषय रही आप हैं। डायरी अभी भी लिख रहे हैं? कभी कभार लिखते हैं, विचार मोबाइल आ आता जाने के बाद तो कोई डायरी अब लिखता भी नहीं है। मुझे अभी भी लिखना अच्छा लगता है, तो एक अलग है। और कभी कभी लिखना अपने आप में एक दूसरे तरह की अनुभूति दे जाता है। तनाव से आप एक प्रकार की मुक्ति पाते हैं। अगर वो डायरी हम लोग के हाथ लग जाए तो नहीं, ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाएंगे। ऐसा कहीं कुछ आपके राज खुल जाए उसमें। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ जो साहित्यिक परिधि में जाती है, और जो अगर आपको राज उसमें मिलेंगे नहीं, वो प्रतीकों रूपकों के रूप में परिभाषित होगा। अच्छा, प्रतिबिंबों के हिसाब से है। तो वो इस तरह से होगा। तो ये जो किताब लिखी आपने, तो कविता ही क्यों, कहानी लिखने का भी आपका मन उन करता है, या इधर मन ही आपका कवि वाला है? नहीं, लेख लिखने की भी एक वो रही है, लेकिन हाँ जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बहुत सारे संग्रह इकट्ठे हो गए थे। घर में लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि ये सब पढ़ा हुआ आपका स्कैटर्ड, कम से कम इसको छपवा ही दीजिए। तो ये हुआ कि ठीक है, छप जाए। कोई स्वांतः सुखाए लिखी गई रचनाओं को प्रकाशन करने की कोई एक बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये था कि चूँकि लिखा हुआ पढ़ा हुआ है तो एक क्यों ना एक इस काव्य संकलन किताब में जो आपकी सबसे पसंदीदा कविता हो तो उसके 2 लाइन सुनाएंगे तो लोगों को अच्छा भी लगेगा। ये पर्चे क्यों रखे हैं आप? नहीं, ये तो भी उसका कागज़ का था। मैं क्या, आपने कुछ लाइन मैंने कहा फेवरेट लाइन। अब फेवरेट लाइन अलग अलग समय पर अलग अलग फेवरेट लाइन हो जाती है। जैसे जब मैं चंदौली में SP था, 2005 की बात है, तो नक्सल क्षेत्र में कॉम्बिंग के दौरान गया। कॉम्बिंग के दौरान नौगढ़ के पास में एक
कुटिया में जाता हूँ तो एक बूढ़ी दाई वहाँ पे मिलती है। इस देश की अतिथि के सत्कार करने की संस्कृति को देखिए कि मुझे ऑफ़र करती है कि ये नून चावल आप खा लो, नमक और चावल। तो वो अनुभूति आज तक मस्तक में है। तो उस समय लिखा था कि जिसके मतलब एक अलग अनुभूति जिसमें आ जाती है कि क्या करें कि हम इसको कैसे लिख पाएँ। उसी पर लिखा था कि जिनको रोना भी बेमानी लगता है, उनके छप्पर में कुछ अपना सा लगता है। क्या बात। उनका भी तो दुनिया पर कुछ हक होगा, जिनके बल पर यह राज मुकुट संवरता है। झुर्रियों भरे चेहरे की आभा के आगे, झुर्रियों भरे चेहरे की आभा के आगे, कैसा भी मंजर हो फीका सा लगता है। अम्मा के हाथों की भीनी भीनी खुशबू, नून चावल में भी सोंधापन लगता है। तो वो एक कि अल्फाजों की नक्काशी के दौरों में बेजुबां सदा को सुनना अच्छा लगता है। फिर नक्सलाइट से एक डिमांड थी कि मत ऊबो, इसमें ही कुछ बेहतर कर लो, सपनों के मर जाने से डर लगता है, सपनों के मर जाने। तो ये एक नक्सल क्षेत्र में कॉम्बिंग के दौरान की अनुभूति को उस समय कहीं लिखा गया, लेकिन प्रकाशित अब हुआ। तो जीवन में विभिन्न मनोभाव मनोदशाएं आती गईं और जहाँ पर हम लोग इसको लिखते गए। उद्देश्य ये था कि कैसे इस देश की संस्कृति कैसी है, कैसे हम लोग, कैसे नक्सली, ये यूपी एक सक्सेसफुल प्रयोग है जहाँ पर चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में एक नक्सल समस्या का एक अच्छा सकारात्मक समाधान निकाल करके हम लोगों ने सॉल्व किया। आप अभी नक्सलियों की चर्चा कर रहे थे, कभी ऐसा हुआ कि प्रवीण कुमार जा रहे हो सदल बल या उनकी टीम कहीं जा रही होगी और आमने सामने मुठभेड़ हो गई हो? हमारे कार्यकाल में मुठभेड़ हुई थी, 1 लाख का इनामी उसमें मारा भी गया था और अच्छे कॉम्बिंग ऑपरेशंस उस समय चले थे। और वो एक लंबी ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिकल इश्यूज़ हैं, उन पर चर्चा नहीं। लेकिन हाँ, जो मैंने उसका एक मानवीय पक्ष बताया उस क्षेत्र का कि किस तरह से उस समय 2005 के आसपास की बात थी, लोग मुख्यधारा से कैसे उनको मुख्यधारा में जो कटने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुख्यधारा में बनाए रखा जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, महोत्सव आयोजित किए जाएँ, खेलकूद महोत्सव आयोजित हों और धीमे धीमे एक लोगों का आत्मविश्वास बढ़े। यही जानना चाहते हैं, आमतौर पर यूपी पुलिस का लोग कहते हैं कि पकड़ लेते हैं और घुटने के नीचे दाएं बाएं वार में जो है ठोक देते हैं तो इनकाउंटर हो गया। सचमुच के भी इनकाउंटर होते हैं क्या? नहीं, ये आप मुझे लगता है फिर आपका अतिरंजित वो है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का आरोप है। नहीं, लोगों का नहीं है। और जहाँ बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पर अगर आप ड्यूटी करने जा रहे हैं, आप पर कोई फायर कर देगा तो बताइए आप क्या करेंगे? आप निश्चित तौर पर जो आपको सीआरपीसी में जो शक्तियाँ दी गई हैं आप उनका प्रयोग करेंगे। आत्मरक्षा के अधिकार सबको प्रदत्त है, लेकिन अगर कोई आप पर फायर कर रहा है, हमारे कितने पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं पुलिस की गोली से, ये भी देखने की जरूरत है। और कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये भी एक विश्लेषण का विषय है। तो ये कहना कि अगर पुलिसकर्मी पे गोली चल रही है और आप कुछ मत करिए, आप भाग जाइए, कुछ मत करिए, मैंने ये नहीं कहा। तो ये जहाँ पर एब्रेजन्स हुए हैं, जहाँ पर उल्लंघन पाया गया है, जहाँ पर मुकदमे पंजीकृत किए गए प्रदेश में, उनको जेल भेजा गया। विभिन्न जनपदों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और वहाँ पे जहाँ पर भी उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी है, शासन के स्तर पर भी है। लेकिन अगर कोई अपराधी का मनोबल अगर इस लेवल पर हो जाए कि वो खाकी पर गोली चलाने की स्थिति आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि आमजन के प्रति क्या स्थिति रहेगी। आप लोग हर बात पे बुलडोजर लेके क्यों निकल जा रहे हैं? नहीं, हम हर बात पे बिल्कुल बुलडोजर होकर के कतई नहीं निकल रहे हैं। जहाँ पर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया हुआ है और नियमों के उल्लंघन करने के साथ साथ आप आपराधिक दुनिया में भी सक्रिय हैं, तो आपको किसी भी तरीके से कानून, मतलब आपको वैसे भी कानूनी रूप से अगर आपने नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई निर्माण किया तो गिर जाना चाहिए था। हो सकता है वर्कलोड के कारण विलंब से गिरा हो। तो अगर उस पर उसका कोई मॉनिटरिंग करता है और उस पर कार्रवाई करता है तो फिर और हर आदमी के पास, न्यायपालिका के पास जाने का अवसर है। अगर किसी को लगता है कि उसका पक्ष सही है और वो अतिक्रमण उसने नहीं किया है तो वो चैलेंज कर सकता है, कानून में व्यवस्था है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का कोई भी एक ऐसा केस हो जहाँ पर हम लोग ऐसी स्थिति को प्राप्त हो कि जहाँ पर ये कह दिया जाए कि बेजा खराब हो। और जहाँ पर अगर एब्रेजन्स हैं वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर एब्रेजन्स हैं वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। हमने बताया ना, जहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ होंगी। अच्छा, मुझे बताइए, घर में तो गाली मिलती होगी आपको, टाइम तो देते नहीं, कभी ऐसा हुआ परिवार वाले लेके छुट्टी मनाने गए हों, ऐसा होता है? ऐसा हो नहीं पाया अभी तक। तो बीच में जब कभी पीएससी में रहे तो हम लोगों को छुट्टी मिली, हमने एलटीसी भी एंजॉय किए, तो वो अलग अलग अवसर आते हैं। लेकिन जब फील्ड में रहते हैं तो मुझे लगता है कि खुद भी इच्छा नहीं कर पाती कि अब कुछ ना कुछ निरंतर चुनौती के दौरान अब अवकाश की मांग कर पाना
अभी लेकिन कभी कभी बहुत अनिवार्य होता है तो परमिशन लेकर के जाते हैं, निश्चित तौर पर जाते हैं, बहुत अनिवार्य होता है तो जाते हैं। फिल्में उनमें देखे भी कितने साल हुए या देख लेते हैं? फिल्में कभी कभी रात में 12 बजे से आकर के बच्चों ने लगाया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फिल्मों का बहुत किस चीज़ का शौक है प्रवीण कुमार को लिखने के अलावा? मैंने कहा कि मेरे 2 शौक हैं, एक लॉ में लीगल आर्टिकल्स को पढ़ने का शौक़ है जो उसमें आता है, प्लस अपनी ख़ास तौर से सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से गज़ल और क्या बात करते जो हैं? इनको सुनते हैं, और बाकी अपना लिखना और ख़ास तौर से जो बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा है उसको पढ़ना। तो गज़ल में किसकी आवाज़ आपको पसंद रहे? मेहंदी हसन साहब की है, जगजीत फरीदा खानम, सभी लगभग सभी हैं। और आज के दौर में मैं अभी भी उससे बाहर ही नहीं पाया। मेरा दौर अभी भी जगजीत सिंह और मेहंदी हसन साहब के, गुलाम अली साहब की अभी भी इनसे बाहर गज़ल के रूप में नहीं पाया। हिंदी गज़लें दुष्यंत कुमार की जो लिखी हैं उनको पढ़ने का हमेशा अभी भी मेरे पास, तो लगातार हिंदी, उर्दू और जिसमें भी साहित्य। आपकी फेवरेट गज़ल कौन सी है? ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बहुत सारी फेवरेट है। अब ये कह देना किसी और 2 तो बताइए। आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको ढेर सारे गिना दूंगा। किसी को ये कह देना वो एक अलग वो हो जाता है, लेकिन मेरी सभी बहुत सारी फेवरेट गज़ल हैं, और कुछ फेवरेट गज़ल अलग अलग टेस्ट की, अलग अलग समय पर। कॉलेज के दिनों में आपने कौन सी फिल्म 12 बार देखी थी, 10 बार देखी थी? कोई फिल्म 12 बार देखने वाली? अरे क्या बात करते हैं। मेरे कई साथियों ने, किसी ने कहा मैंने बेटा 10 बार देख ली, किसी ने कहा दिल हमने देख ली, किसी ने कहा शोले हमने कितनी बार देखी। मुझे लगता है कि 10 बार तो नहीं, हम लोगों ने मैक्सिमम अगर कोई देखी होगी तो 2 बार देखी होगी बस, उससे ज़्यादा। कौन सी फिल्म देखी थी? एक तो मुझे लगता है क़यामत से क़यामत तक थी। अच्छा। जो उसको देखा था, बाकी अलग अलग टाइम पर अलग अलग मूवीज़ देखते थे। क़यामत से क़यामत तक कॉलेज के दिनों की बात होगी। तो जूही चावला आपके आप फेवरेट एक्ट्रेस हैं? देखिए, मैंने कहा कि ये सब चीज़ें कोई तो घर में कोई डांट नहीं पड़ने वाली है। कोई परमानेंट फेवरेट वाली सिचुएशन नहीं होती है। एक पर्टिकुलर फिल्म में किसी की पर्टिकुलर भूमिका होती है। हाँ। उस भूमिका में आप किसी को करते हैं, अगली फिल्म में किसी और की होती है। ये जीवन है जहाँ पर हर चीज़ डायनेमिक रहती है। कोई एक खुल के नहीं कह रहे हैं अपने दिल की बात। मेरा कोई इस तरह का फेवरेट में, अब मैं जिसको आज फेवरेट कहता हूँ, कोई इससे बेहतर सामने आता है तो निश्चित तौर पर उससे फेवरेटिज्म तो आपकी एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें हमेशा एक वृद्धिमान स्थितियाँ रहती हैं, और लोग जहाँ पर कभी कभी आर्ट मूवीज़ में काम करने वाले लोग बहुत अच्छे, कभी कभी ड्रामा और थिएटर में काम करने वाले लोग वो भी अच्छे। तो किस तरह की फिल्में आप देखते हैं? मतलब हर तरह की फिल्म देखते हैं, ख़ास तौर से ये जो वेब सीरीज सब आजकल चला है, पंचायत और ये सब नहीं देखने का? पंचायत देखा। पंचायत की में जो पटकथाएं हैं और मुझे बहुत हद तक राग दरबारी की स्मृति दिलाते हैं, जहाँ पर महीन चुपता व्यंग भी है, व्यवस्था भी है, और मुझे लगता है कि इस तरह के वेब सीरीज़ स्वागत योग्य है, जहाँ पर हम समाज के अंदर की सारी स्थितियों को बहुत ही सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छा लगता है उनको। धीरे धीरे आप खुलने में कुरेदता हूँ तब आप बताते हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने देख लिया इसलिए बता दिया। वैसे बहुत ज़्यादा तो देखने का समय नहीं मिल पाता है, लेकिन ये इस तरीके की कुछ कई पुलिस अधिकारियों को देखा ना कि जैसे उनके लिए सिंघम, अजय देवगन उनका फेवरेट है। प्रवीण कुमार का भी फेवरेट वही टाइप का है क्या? फिल्म वाला तो ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, नॉर्मल किसी के जूलियस रिबेरो हो गए रोल मॉडल। मैंने कहा कि मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल है कि मैं किसी एक को मेरे को हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, मुझे पंकज झा में भी इतना सकारात्मक चीज़ मिल जाती है 2%। मेरे सामने आप कह रहे हैं। मैं दूसरे लोगों में मुझे लगता है, ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। आप डिप्लोमेटिक होने लगे हैं? मैं डिप्लोमेटिक नहीं, मैं कतई नहीं। हर व्यक्ति में मेरा ये मानना है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जहाँ सीखने को मिलता है, और उसमें वही गुरु अंश है। आपके सखा भाव में भी है, आपके मित्र में भी है, आपके किसी और प्रेमी जन में भी है। बहुत पॉजिटिविटी है। किसी एक व्यक्ति में पूरा मुकम्मल जहाँ नहीं होता कि आप उसी में सब कुछ पा लाएं, वो आदमी भी अच्छाई और बुराइयों का पुतला है। अब अक्षरशः कह दें कि नहीं यही आदमी मेरा पूरा 100% रोल मॉडल है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरा सच नहीं है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कौन सी चीज़ पकड़ लेंगे तो आपका पक्का है एंट्री? देखिए, सिविल सर्विसेज में आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि आप सिलेबस को समझ लें, नंबर 1। दूसरा, आप अपनी कोई कार्य योजना बना लें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तीसरी चीज़
किसका कितना पढ़ना है, किसका कितना साधारण ढंग से पढ़ना है, यानी किसका सब कुछ, किसका कुछ कुछ। इतने बड़े सब्जेक्ट है कि आपको कुछ टॉपिक्स का तो बिल्कुल डिटेल बिल्कुल आपको, जिसके लिए मैं कहता हूँ किसी कि कुछ का सब कुछ और कुछ का कुछ कुछ आप उसको देख करके रहे, और कुछ का सार को गए रहें, थोथा दें उड़ाएं, मतलब आपका सब्सटेंस पढ़ लिया। एंड देन आप अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो एक, इसको अगर हमें लिखना आए 200 शब्दों में, तो 200 शब्दों की पहली 2 लाइनें क्या होंगी, बाद की 2 लाइन क्या होंगी, ये अचानक क्रिएटिव राइटिंग एग्जामिनेशन में करने की चीज़ नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको पहले से अभ्यास करना होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी टाइम ऑडिट करना। आप अपना बैलेंस शीट रखें कि आपके पास 5 घंटे हैं, आउटपुट बेस्ड आपकी पढ़ाई। हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकला, जितना पढ़ा एग्ज़ाम में कुछ निकला नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। हम 5 घंटे पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, और जो हमने पढ़ा है उसका ऐसा अवगाहन कर लें कि हम उससे आउटपुट निकाल सकें। खाली टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने अभी पढ़ा है वो एग्ज़ाम में रिकॉल करके उसको लिख पाएंगे, वो मेरे दिमाग में होगा, उसी समय निकल पाएगा या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। यदि हमने इसको कर लिया तो हम कम समय में अच्छे आउटपुट दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे इसमें, चूँकि मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ा तो मैं हर बार कोट करता हूँ, राम की शक्ति पूजा का एक बड़ा प्रसंग है। भगवान राम विचलित हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तो लगता है न्याय जिधर है उधर मतलब अब जहाँ शक्ति वहीं है जहाँ पर अन्याय है, तो मैं क्या करूँ। फिर जामवंत आकर के उन्हें परामर्श देते हैं और कहते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। यानी कोई आराधना है, कंपटीशन है, तुम थोड़ी और आराधना करो, और तुम अगर आराधना करोगे तो सफलता मिलेगी। विचलित होने का नहीं देखता, ये विचलन का विषय नहीं है। तो वो मुझे जब जामवंत के परामर्श के बाद फिर भगवान राम उसमें आते हैं और फिर कैसे शक्ति की पूजा उनकी संपूर्ण होती है और फिर वो एक विजय प्राप्त करते हैं। एक निराला जी की ने जिस उस पूरे प्रसंग को रखा था, वो मैं उसी भाव को कहता हूँ कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मनोबल बना करके बस अच्छे से कंपटीशन में सकारात्मक, ये मान लीजिए 55% नंबर पर आपको आने पर सिविल सर्विसेज में हो जाना है, तो आप ये सोचिए कि हम इंडिया में टॉप 30 आएंगे तो भी होगा, तो आप नर्वस होंगे। आप ये सोचिए कि हमको 55 से 60% के बीच में मार्क्स लाने हैं, जो इस समय पैटर्न है, उसको सोचेंगे तो घबराहट नहीं होगी, स्ट्रेटजी आपकी मजबूत होगी और आप सफल हो सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद की मेहनत के बाद बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कभी कभी प्रारब्ध भी हो सकता है, कभी कभी माता पिता के आशीर्वाद, बहुत सारे आपके जो अच्छे लोग हैं, जिसको लोग शायद ना इसको तवज्जो देते हो, इन सारी पॉजिटिविटीज़ भी आपके आसपास जाकर जुड़ी रहती हैं। तो आपके कर्म जो एक लिमिटेड लेवल के ऊपर अगर जाने के बाद, क्योंकि एक लिमिटेड लेवल के कर्म के बाद बहुत सारे लोग एक जगह पर होते हैं, तब कहीं प्रारब्ध और इन सब चीज़ों की एक भूमिका होती है। इसे मैं मानता हूँ और मैं नौकरी में भी इसको मानता हूँ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि हम अपना एक पर्टिकुलर लेवल तक उसको अचीव कर। पर हिंदी और फिलॉसफी से भी अब सिविल सर्विसेज आराम से किसी भी विषय से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हम उसमें बेहतर करने की स्कोरिंग के कोशिश चक्कर में ना पड़े। स्कोरिंग के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ये है कि आप जैसे कुछ लोग पाली लेते हैं, अब पाली सब्जेक्ट लिया तो पाली सब्जेक्ट में फिर वो जाहिर सी बात है जो एवरेज है उससे ज़्यादा स्कोर करना होगा, क्योंकि अगर स्केलिंग के हिसाब से आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया कि आप एवरेज से नीचे ही आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो स्केलिंग फार्मूले हैं, जो इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, उन सारी चीज़ों को देख करके ये कि थोड़ा सा सब्जेक्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजिक तो होता है, और ये भी होता है कि आपकी कुछ इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप भी हो जाए। आपका बिल्कुल रुझान नहीं है लिटरेचर में और आपने हमको देख के हिंदी लिटरेचर ले लिया तो शायद आप गलत करेंगे। थोड़ा सा आपका रुझान भी हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं 2 कदम, और रुझान नहीं है तो फिर इसमें दिक्कत आएगी, ये मेरा मानना है। आपका सबसे डिफ़िकल्ट टेन्योर कहाँ का रहा? सबसे डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब से, डिफ़िकल्ट क्या कहूँगा, सबसे चुनौतीपूर्ण मुजफ्फरनगर का मैं मानता हूँ, जो मेरा लगभग 3 साल का कार्यकाल था पहला, जिसमें अविभाजित ये था, शामली का पोर्शन भी था और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील होने के नाते क्राइम भी बहुत था। वो एक और बड़े बड़े प्रसंग हैं। एक किडनैपिंग हुई थी वहाँ पर गुड़गांव के एक व्यापारी के बच्चे की, और एक गन्ने के खेत में उसको रखा हुआ था। तो नोएडा वाला ना? हम लोगों ने जा कर के जब उसको रिकवर किया, और रिकवर करके जब वो माँ उस बच्चे से मिलती है तो वो दृश्य आज भी इंस्पायर करता रहता है, लगता है नौकरी की सार्थकता मिल गई। तो ये बड़े महत्वपूर्ण अवसर हैं जो इस नौकरी में प्राप्त होते रहते हैं, जो आपको बहुत अवसाद के क्षणों में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा देते रहते हैं। डायरी में या किसी वेब सीरीज के स्क्रिप्ट वगैरह तो नहीं लिख रहे हैं आप किसी स्टोरी पे? क्योंकि आजकल देखिए ना बहुत सारी चीज़ें उस तरह की। नहीं, वो मैंने आपको बताया कि नौकरी के चैलेंजेस के बीच में जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें अचानक आ जाती हैं, किसी के चेहरे की मुस्कान अचानक
बढ़ जाए, किसी के आंसू मुस्कान में बदल जाए, तो अंदर से जो सुख, ये आपको किसी कारपोरेट सेक्टर के हमसे कई गुने नौकरी वाले में नहीं मिल पाएगा। ये सिविल सर्विसेज का जो क्वेश्चन है ना, क्यों सिविल सर्विसेज कि में आप सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ कुछ ऐसे आत्मिक सुख प्राप्त करने के अवसर मिल जाते हैं। कोविड के दौरान कितने लोगों को जान बचाने के अवसर मिल पाए, कहाँ कहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने के अवसर मिले, बहुत सारे लोगों ने, हमारे साथियों ने भी जान गंवाई। लेकिन ये चुनौतियाँ भी हैं एक पहलू, और दूसरा उसके साथ में एक विशिष्ट आत्मिक संधान और एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, आपने दिल खोल के बातें रखी और कुछ बातें आपने छुपा भी ली। मैंने कुछ भी नहीं छुपाई है, और बिल्कुल आपके सामने सारी चीज़ें रखी है, और मैं उस पर मैंने अभी जो हाल ही में एक लिखा था, इतनी बात कह के समाप्त करता हूँ कि कौन कह रहा सारी खुशियाँ उसी शिखर में है, आनंदी अभिषेक तुम्हारे डगर डगर में है, बदला करता चीज़ों का अभिप्राय यहाँ हर क्षण, पैमानों में परिवर्तन तो नज़र नज़र में है, लक्ष्य में लर्जिश हो तो ख्वाबों में खलिश कहाँ, मंजिल से ज़्यादा खुशबू तो तेरे सफ़र में है, मंजिल से ज़्यादा खुशबू तो तेरे सफ़र में है। IAS IPS बनना या किसी भी मुकाम पे हासिल करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप जो लक्ष्य, जो भी आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर एक महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ सकें। हर क्षण जो अच्छा लेकर के आए उसको आप मजबूती के साथ जिए। मैं देख करके व्यथित हो जाता हूं जब इंटरमीडिएट के छात्र कहीं आत्महत्या करने को विवश होते हैं। मेरा सबसे ये आग्रह है कि ये अंकों से कुछ नहीं मिलने वाला, ये इससे कुछ हासिल नहीं होता। आपको जो पॉजिटिव क्षण मिले, जो प्रेरणादायक क्षण मिले, उनको सब बटोर लीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। कुछ ऐसा नहीं है सोपान की, नहीं, बस उसी एक सोपान पे पहुंचेंगे तो सुख मिलेगा। सुख सब जगह है, हर क्षण पे है। हम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। यही मेरा आपके माध्यम से तो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, बहुत 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 थैंक यू, नमस्कार।